दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग को बदल दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में क्या फंडामेंटल डिफरेंस होता है। जब ये किताब 1997 में पब्लिश हुई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी की दुनिया में इतना बड़ा रेवोल्यूशन ला देगी। आज इस किताब की मिलियंस ऑफ कॉपीज दुनिया भर में बिक चुकी हैं और इसका ट्रांसलेशन 50 से ज़्यादा भाषाओं में हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो इतने सारे लोगों की फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। कियोसाकी ने अपनी इस किताब में दो फादर्स की कहानी बताई है। एक था उसका बायोलॉजिकल फादर, जो हाईली एजुकेटेड था, पीएचडी होल्डर था, गवर्नमेंट जॉब करता था, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहा। दूसरा था उसके बेस्ट फ्रेंड का फादर, जो फॉर्मली कम एजुकेटेड था, 8th ग्रेड तक ही पढ़ा था, लेकिन फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल था। यही दो पर्सपेक्टिव्स ने कियोसाकी को समझाया कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस के बावजूद भी लोग फाइनेंशियली क्यों पीछे रह जाते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों फादर्स अपने अपने तरीके से हार्डवर्किंग थे, दोनों ऑनेस्ट थे, दोनों अपनी फैमिलीज की केयर करते थे। फिर भी उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये डिफरेंस माइंडसेट का था, अप्रोच का था, मनी के बारे में सोचने के तरीके का था। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास और गरीब लोग अपना टाइम और एनर्जी देकर सैलरी अर्न करते हैं। वे अपने आवर्स को मनी के लिए एक्सचेंज करते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसिव इनकम जनरेट करते रहते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक्स हो या कोई बिजनेस हो। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और मंथली 50,000 रुपीज़ अर्न करते हैं। आप अपना टाइम और स्किल दे रहे हैं, कंपनी आपको पैसा दे रही है, लेकिन अगर आप किसी वजह से काम नहीं कर सकते तो इनकम रुक जाएगी। दूसरी तरफ अगर आपके पास एक रेंटल प्रॉपर्टी है जो मंथली 15,000 रुपीज़ रेंट देती है, तो वो इनकम आपके सोते समय भी आती रहेगी। यही है पैसे को अपने लिए काम करवाने का कॉन्सेप्ट। दूसरी मेजर लेसन है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस समझना। कियोसाकी का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एसेट वो चीज है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। ये डेफिनेशन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से थोड़ा अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इफेक्टिव है। यहाँ एक बहुत ही आई ओपनिंग एग्जाम्पल है जो कियोसाकी देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक घर खरीदते हैं जिसमें आप रहते हैं, तो टेक्निकली वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें ईएमआई, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे एक्सपेंसेस होते रहते हैं। हर महीने आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है। लेकिन अगर आप एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो मंथली रेंट देती है, तो वो एक एसेट है, क्योंकि हर महीने आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत क्रूशल है वेल्थ बिल्डिंग के लिए। इस कॉन्सेप्ट को और भी डीपली समझते हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ लायबिलिटीज एक्यूमुलेट करती रहती हैं। पहले होम लोन, फिर कार लोन, फिर पर्सनल लोन्स फॉर गैजेट्स एंड वेकेशंस। हर चीज जो वे खरीदते हैं वो उनकी पॉकेट से पैसा निकालती रहती है। जबकि वेल्दी लोग पहले एसेट्स बिल्ड करते हैं, फिर उन एसेट्स की इनकम से अपनी लग्जरीज खरीदते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट लेसन है फाइनेंशियल एजुकेशन की पावर। कियोसाकी कहते हैं कि आपका माइंड ही आपका सबसे पावरफुल एसेट है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमें एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेन करता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन हमें इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रिपेयर करती है। हाई सैलरी अर्न करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है। यहाँ एक शॉकिंग रियलिटी ये है कि हमारे स्कूल्स में हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं पढ़ाते। हमें साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं पढ़ाते। हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन टैक्स प्लानिंग नहीं पढ़ाते। रिजल्ट ये होता है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी बेसिक फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते रहते हैं। वे हाई सैलरीज अर्न करते हैं, लेकिन वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। चौथी लेसन है पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट। ज़्यादातर लोग पहले अपने बिल्स पे करते हैं, फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं, लेकिन कियोसाकी सजेस्ट करते हैं कि पहले अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो, फिर बाकी एक्सपेंसेस हैंडल करो। यह अप्रोच आपको फोर्स्ड सेविंग्स करने पर मजबूर करती है और वेल्थ बिल्डिंग को प्रायोरिटी बनाती है। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करें? मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज़ है। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप पहले रेंट पे करेंगे, ग्रॉसरीज खरीदेंगे, बिल्स क्लियर करेंगे, फिर जो बचेगा उसे सेव करेंगे। अक्सर कुछ बचता ही नहीं। लेकिन पे योरसेल्फ फर्स्ट अप्रोच में आप सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर देंगे, फिर बाकी 40,000 में अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ये प्रेशर आपको क्रिएटिव बनाता है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट करने पर मजबूर करता है।
5वीं लेसन है एंटरप्रेन्योरशिप और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की इंपॉर्टेंस। जॉब सिक्योरिटी एक मिथ है, खासकर आज के चेंजिंग इकोनॉमी में। कोविड-19 पैंडेमिक ने ये बात और भी क्लियर कर दी है कि किसी भी समय आपकी जॉब जा सकती है। इसलिए अपना खुद का बिजनेस बनाना या मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है और रिसेशन जैसी सिचुएशंस में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। कियोसाकी अपनी किताब में कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करते हैं। वे कहते हैं कि लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो अपने टाइम मनी के लिए ट्रेड करते हैं। राइट साइड में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर होते हैं जो असेट्स बिल्ड करते हैं। वेल्दी बनने के लिए आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव होना होता है। छठी लेसन है टैक्स नॉलेज की पावर। रिच लोग लीगल वे से अपने टैक्सेस मिनिमाइज करते हैं क्योंकि वे टैक्स लॉस को समझते हैं। वे कॉरपोरेशंस बनाते हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं और टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ये नॉलेज मिडिल क्लास को नहीं पता होती, इसलिए वे प्रोपोर्शनली ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एम्प्लॉयज़ पहले अर्न करते हैं, फिर टैक्स पे करते हैं, फिर स्पेंड करते हैं, जबकि बिजनेस ओनर्स पहले अर्न करते हैं, फिर स्पेंड करते हैं, फिर बचे हुए पर टैक्स पे करते हैं। ये सीक्वेंस का डिफरेंस ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करता है। बिजनेस ओनर्स अपने लेजिटिमेट बिजनेस एक्सपेंसेस को टैक्स डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। 7वीं लेसन है कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने की इंपॉर्टेंस। पुअर माइंडसेट में रिस्क से डर लगता है, लेकिन रिच माइंडसेट में कैलकुलेटेड रिस्क्स को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा जाता है। बिना रिस्क लिए कोई भी सिग्निफिकेंट वेल्थ नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ कीवर्ड है कैलकुलेटेड। ब्लाइंड रिस्क्स नहीं, बल्कि प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग के साथ रिस्क्स। कियोसाकी एक फेमस एग्जाम्पल देते हैं कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जब मार्केट्स क्रैश हो गए, तब उन्होंने $300 मिलियन बोरो करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। जो लोग डर गए थे वे सेलिंग कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया उन्होंने पेनीज ऑन द डॉलर में बेस्ट प्रॉपर्टीज खरीदी। यही है रिच माइंडसेट, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना। 8वीं लेसन है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। गरीब और मिडिल क्लास लोग लग्जरीज पहले खरीदते हैं और एसेट्स बाद में। वे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, जबकि अमीर लोग पहले एसेट्स बिल्ड करते हैं, फिर उन एसेट्स की इनकम से लग्जरीज खरीदते हैं। ये पेशेंस और डिसिप्लिन की बात है। इसका सिंपल एग्जाम्पल है कि मिडिल क्लास पर्सन लेटेस्ट आईफोन को ईएमआई पर खरीदेगा, जो उसकी पॉकेट से पैसा निकालता रहेगा, जबकि वेल्दी पर्सन पहले स्टॉक्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, फिर जब उससे इनफ इनकम आने लगेगी तब आईफोन खरीदेगा। डिफरेंस ये है कि एक केस में लायबिलिटी पहले आती है, दूसरे केस में एसेट पहले आती है। 9वीं लेसन है कंटिन्यूअस लर्निंग की इंपॉर्टेंस। फाइनेंशियल वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, टैक्स लॉस चेंज होते रहते हैं, मार्केट कंडीशंस फ्लक्चुएट करती रहती हैं। इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेशन बहुत जरूरी है। कियोसाकी कहते हैं कि पुअर डैड हमेशा कहता था मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि रिच डैड हमेशा पूछता था मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये माइंडसेट डिफरेंस क्रिएटिविटी को ट्रिगर करता है और सॉल्यूशंस फाइंड करने पर फोर्स करता है। 10वीं और लास्ट लेसन है माइंडसेट की पावर। आपकी बिलीव्स और थॉट्स आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को शेप करती हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आप कभी भी वेल्थ बिल्डिंग के लिए प्रॉपर एफर्ट्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, तो आप उन्हें देखना और ग्रैब करना सीख जाएंगे। अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करें, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनाएं। ऑनेस्ट रहिए इस एक्सरसाइज में। अपने सभी इनकम सोर्सेज और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। फिर एक प्लान बनाएं कि कैसे आप अपने एसेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं और लायबिलिटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 6 मंथ्स का एक्सपेंस कवर करने वाला इमरजेंसी फंड रखें। यह आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू करें। एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट है। रियल एस्टेट में भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें, लेकिन प्रॉपर रिसर्च के साथ। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहें। बुक्स पढ़ें, कोर्सेज लें, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स से सीखें। यूट्यूब पर फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल्स फॉलो करें, पॉडकास्ट सुनें। नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। टैक्स प्लानिंग भी इग्नोर ना करें। सीए या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंस रखें। वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक टाइम के साथ काम करता है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स और राइट माइंडसेट के साथ आप डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड की ये टीचिंग्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। याद रखिए, ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट के बारे में है, फ्रीडम के बारे में है, चॉइसेस के बारे में है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको वो चॉइसेस देती है जो आप वाकई में चाहते हैं। तो आज ही शुरुआत करिए, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन इंप्रूव करिए और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने की जर्नी शुरू करिए।